बैठ जा भाई। नमस्कार साथियों, राजनीति विज्ञान की जो ऑनलाइन क्लासें संचालित हो रही है उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख उपयोगितावादी विचारक, जिसके अंदर जो है मुख्य विचारक है दो, जिसमें एक जेरेमी बेंथम और एक है जेम्स मिल। इन दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जेरेमी बेंथम। दोस्तों, हमने इससे पहले बात करी थी कि जो ये उपयोगितावादी दर्शन है, यानी जो सुख की परिकल्पना करी गई है, राज्य किस प्रकार से जो है अपने नागरिकों के लिए सुख की व्यवस्था करेगा, या यूं कह सकते हैं उनके जीवन के अंदर किस प्रकार से सुखी जीवन वो जिए, वो कौन सी परिस्थितियां होगी जिनके कारण जो है व्यक्ति सुखी जीवन जी सकता है। ये सारी चीजें हमने इससे पूर्व की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने बात करी थी। अब बात करते हैं कि इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के अंदर जो मुख्य विचारक है वो कौन कौन थे, या उसके अंदर जो उनका जो योगदान है उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जो उपयोगितावादी विचारक है, इसके अंदर मैंने पूर्व की कक्षा के अंदर आपको बताया था कि जो सर्वप्रथम इस उपयोगितावादी शब्द को देने वाला व्यक्ति था डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम ये भी इंग्लैंड का ही निवासी था। इसने सबसे पहले जो है उपयोगितावादी शब्द की जो है बात करी थी और दार्शनिक रूप से इसको बताने का प्रयास किया। उसके बाद इसके आगे की कड़ी में हचेसन, पहले ये भी जो है अंग्रेजी विचारक है, इन्होंने भी इसी विचार को, जो उपयोगितावादी विचार है, जो इन्होंने सबसे पहले इस विचार को रखा था दुनिया के सामने, तो उसी विचारों को जो है आगे ले जाने का कार्य हचेसन, पहले ये भी अंग्रेजी विचारक है, इन्होंने किया। इनके दर्शन में भी हमें इस उपयोगितावादी जो है विचार के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसके बाद जो है कई ऐसे विचारक हुए जिन्होंने इसको आर्थिक क्षेत्र में, तो रिकार्डो का नाम, रिकार्डो, माल्थस, इनके नाम भी जो है उल्लेखनीय है। इन्होंने आर्थिक जो है गतिविधियों के अंदर जो है उपयोगितावाद को लागू करने का प्रयास किया। लेकिन इस दर्शन को व्यवस्थित तरीके से दोस्तों दुनिया के सामने लाने का जो प्रयास है वो जेरेमी बेंथम नामक व्यक्ति ने किया था सबसे पहले। किसने? जेरेमी बेंथम। बेंथम इंग्लैंड के निवासी थे और इन्होंने सबसे पहले इस जो ये उपयोगितावादी जो विचार जो डेविड ह्यूम ने दिया था, इस विचार को व्यवस्थित तरीके से, देखो ये भी दार्शनिक था, लेकिन इनसे पूर्व भी जो है हॉब्स है और भी कई ऐसे विचारक हुए जो दार्शनिकों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो उपयोगितावादी विचारधारा के अंदर सर्वप्रथम जो इसको व्यवस्थित तरीके से उपयोगितावादी विचारधारा को जो दुनिया के सामने रखने का प्रयास और दुनिया को ये बताने का प्रयास कि जो ये विचारधारा है ये महत्वपूर्ण विचारधारा है और इसको राजनीतिक जीवन में किस प्रकार से जो है लागू किया जा सकता है, यूं कह सकते हैं आधुनिक जो उन्होंने परिकल्पना करी थी वो आधुनिक राज्यों में दिखाई भी देती। तो डेविड जो जेरेमी बेंथम है, इसका जो जीवन परिचय हम ले तो जन्म इनका जो है 1748 ईस्वी में हुआ था, वो ब्रिटेन के अंदर हुआ, और फिर इनका जो देहांत है वो 1832 में होता है। तो ये तो उनकी तो जीवन के बारे में बेसिक जानकारी हो गई। अब बात करते हैं इसके दर्शन का आधार। दर्शन का आधार यानी किस दर्शन को जो है बेंथम लेके उनका पूरे विचार चलते हैं। ये अभी देखते हैं जेरेमी बेंथम, तो जीवन परिचय इनका हो गया। तो अब आगे बात करते हैं कि इनका जो वैचारिक आधार है, वैचारिक आधार वो क्या था। दोस्तों, कोई भी विचारक हो वो किसी एक विचार को लेकर चलता है, क्योंकि हम बात विचारधाराओं की कर रहे हैं, राजनीतिक विचारधाराओं की। तो जेरेमी बेंथम के मन के अंदर भी इस प्रकार का जो विचार आया कि जो उपयोगितावाद है, यानी जो उपयोगी शब्द निकला है वो मानव के लिए व्यवस्था का उपयोगी होना, मानव के लिए व्यवस्था का उपयोगी होना। तो वो उपयोगी किस आधार पर होगी, तो उन्होंने जो आधार दिया वो था सुख व दुख। सुख व दुख,
यानी इनके जेरेमी बेंथम के जो वैचारिक आधार है उसके अंदर सुख और दुख, ये दो शब्द है दोस्तों, ध्यान रखना। इन दोनों शब्दों का जो है इस व्यक्ति के जीवन में और इसके द्वारा जो दी गई जो परिकल्पना है, जिसको अपन उपयोगितावाद कहते हैं, क्योंकि सच्चे अर्थों में यही उपयोगितावाद का जनक, एक महान नैतिक आदर्शवादी विचारक और साथ में जो है एक व्यवहारिक विचारक, सुधारवादी विचारक के रूप में इसको अपन जानते हैं। तो सुख और दुख, यानी सुख और दुख, क्योंकि जो मनुष्य होता है दोस्तों वो दो प्रकार के जो ये इन्होंने जो तत्व बताए हैं, उन्हीं तत्वों को लेकर जो अपना जीवन आगे चलाता है। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हो या किसी भी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था हो, उसके अंदर सुख और दुख दो जो बिंदु है वो महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कोई भी गतिविधि करेगा तो वो इस हेतु करेगा कि उसको क्या मिले, सुख मिले। तो गतिविधि किस आधार पर करेगा, सुख और दुख के आधार पर। यानी सुख जो है किस प्रकार से जो व्यक्ति को मिल सकता है, या यूं कह सकते हैं कौन सी वो परिस्थितियां जिससे व्यक्ति भागेगा यानी दौड़ेगा, उससे पास भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे उनको दुख मिलता है। तो आज हम भी, हमारी भी बात कर लो या किसी भी आपकी किसी की भी बात कर लो कि बिना सुख अपन रहना नहीं चाहते। तो जो व्यक्ति गतिविधियां करेगा वो किसके साथ करेगा, व्यवस्था के अंदर करेगा। ये व्यवस्था क्या होगी, राज्य की होगी। तो सुख की व्यवस्था कौन करेगा, सुखवादी जो है सुख की जो परिकल्पना इन्होंने की उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो सुख है उस सुख की आवश्यक जो परिस्थितियां होती है उसका निर्माण कौन करेगा, ये राज्य करेगा। यानी व्यवस्था करेगी, कौन करेगी, व्यवस्था करेगी। सिस्टम बना होगा वो करेगा। तो ये गतिविधियों यानी गतिविधियों के माध्यम से करेगा, तो व्यक्ति उस व्यवस्था के साथ क्या करेगा, जुड़ेगा। तो इनका जो वैचारिक आधार है वो दोस्तों ये है कि सुख और दुख, सुख और दुख। अब ये सुख और दुख किन लोगों के लिए है, तो अधिकतम लोगों के लिए, अधिकतम सुख, यानी अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख को लेकर जो है जेरेमी बेंथम के विचार चलते हैं कि ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो जो सबसे अधिक यानी जनता के बहुसंख्यक भाग को, यानी बहुसंख्यक के अंदर जनता को सुख देने वाली प्रणाली होगी, वही इस दुनिया के अंदर चलेगी और वही प्रसिद्धि पाएगी। तो जो इनका मुख्य आधार है वो है सुख और दुख। अब दोस्तों ये सुख और दुख के अंदर ये बताता है जेरेमी बेंथम कि ये जो सुख और दुख है इसके जो है ये किन किन जो है आधारों पर, या इसके जो स्रोत क्या है स्रोत, किन आधारों पर ये बनता है सुख और दुख। तो इन्होंने यहाँ बात करी वो एक तो धार्मिक, उससे पूर्व प्राकृतिक, नैतिक, ये आधार बताए सुख और दुख के, नैतिक और राजनीतिक। यानी प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक सबसे पहले अपन प्राकृतिक की बात करें नंबर 1 पर, 2, 3 और ये 4। तो नंबर 1 पर प्राकृतिक जो है आधार आता है। तो प्राकृतिक आधार पर सुख और दुख किस प्रकार से होते हैं। अगर मान लो कई लोग प्यासे हैं, कई लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, जो है काम करने के लिए या यूं कह सकते हैं पेट भरने के लिए अन्न नहीं है, तो उनको खेती करनी है। तो खेती करने के लिए उनको क्या चाहिए, एक तो जमीन और क्या चाहिए, पानी। तो पानी कहाँ से मिलेगा, वर्षा से मिलेगा, वर्षा से पानी मिलेगा। तो अगर वर्षा होती है, नदियां चलती है, वर्षा होती है, नदियां चलती है, तो उससे क्या है वो व्यक्ति जो है अच्छी तरह से अपनी खेती कर पाएगा, अपना पेट भरेगा, पेट भरेगा। तो ये तो हो गया सुख का कारण। अगर वही बरसात ज्यादा हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो वो क्या दुख का पर्याय बन जाती है। किसका पर्याय बन जाती है, दुख का। तो सुख और दुख दोनों ही प्राकृतिक कारण से, बाढ़, अकाल, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, भूकंप, भूस्खलन, कई प्रकार के ऐसे प्राकृतिक जो है आपदाएं आती है, उनसे दुख होता है। क्या होता है, दुख होता है। और कई ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनसे व्यक्ति को क्या मिलता है, सुख मिलता है। तो सुख और दुख का जो कारण है पहला वो प्राकृतिक है, यानी प्रकृति के आधार पर भी सुख और दुख को जो है वो निर्धारित होते हैं। दूसरी बात यहां करेंगे अपन धार्मिक। धार्मिक का मतलब है धर्म के जो बंधन है, धर्म के वो बंधन है वो व्यक्ति के लिए सुखदायी है या दुखदायी। सुखदायी है, जैसे मान लो अपन बात करें कोई भी धर्म हो, उसका जो मूल मंत्र है वो मोक्ष को प्राप्त करने, या जो अंतिम उसका सत्य है वहां तक पहुंचना। तो वो एक बात अच्छी के लिए, सुख के लिए। और उसी के चीज में अगर धर्म के आड़ में कोई आडंबर हो,
कोई ऐसा बंधन हो जिससे लोग दुखी हो, तो वो धार्मिक कारण दुख का भी एक कारण बन जाएगा। धार्मिक कारण जो है वो दुख का भी एक कारण बन जाएगा। तो धार्मिक आधार पर यानी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर सुख और दुख की प्राप्ति होती है, वो धार्मिक मान्यताओं में गिने जाएंगे। फिर बात करेंगे नैतिक आधार पर, यानी जो नैतिक मानक है, जो नैतिक माने ये धर्म का ही पार्ट है, क्योंकि धर्म के बाद में ही नैतिकता का जन्म हुआ। तो जो नैतिकता के आधार पर यानी क्या चीज सही है क्या गलत है, अगर वो सही है तो अच्छे के लिए है तो उसे सुख मिलेगा, जो गलत है तो उसको जो उससे दूर रहना चाहता है व्यक्ति तो वो जो है दुखदायी है। तो नैतिकरण भी है। फिर है राजनीतिक, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये राजनीतिक, यानी राजनीतिक व्यवस्था आपको सुख देगी या दुख देगी। अगर राजनीतिक नियम कानून कायदे व्यवस्था के अगर मजबूत है तो सुरक्षा और शांति बनी रहेगी, तो इससे व्यक्ति है उसको सुख मिलेगा। क्या मिलेगा? व्यक्ति को सुख मिलेगा। यदि शांति व्यवस्था नहीं है, कानून ढीले ढाले हैं, कोई भी अपराध कर लेगा उसके लिए उसको किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जो है सजा नहीं होगी, तो दुनिया के अंदर व्यभिचार और एक मत्स्य न्याय की स्थिति बन जाएगी, अराजक की स्थिति बन जाएगी। तो राजनीतिक कारण से भी जो है सुख और दुख तय होते हैं। एक राजनीतिक व्यवस्था अच्छी होगी तो वो सुखी अपने नागरिकों के लिए सुखी जीवन की जो है व्यवस्था करेगी, और एक राजनीतिक व्यवस्था ऐसी होगी जिसके अंदर अत्याचार अधिक उसको बोलते हैं अपन बर्बर अवस्था, जिसके अंदर लोग है वो बहुत दुखी होते हैं, लोगों का नरसंहार होता है, लोगों के जीवन को कोई महत्व नहीं दिया जाता या उनकी गतिविधियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित है। तो ये सुख और दुख है, इसके ये स्रोत हो गए 4। अब दोस्तों अगला इसका जो विचार है वो ये है कि पहला विचार तो इनका हो गया कि जो इसका वैचारिक आधार है वो सुख और दुख। अब अपन बात करते हैं कि राज्य के संबंध में, राज्य के संबंध में इनके क्या विचार, यानी इनके राजनीतिक विचार। देखो दोस्तों, जेरेमी बेंथम है ये सबसे पहले यही बताते हैं कि राज्य है वह न तो देवीय आधार पर बना है न समझौते के आधार पर, और न ही सावयव, न ही सावयव या आंगिक, सावयव या आंगिक जो है, और ना ही प्राकृतिक रूप से, यानी इन सभी रूपों के अंदर जो राज्य का निर्माण नहीं हुआ, ऐसा मानना है जेरेमी बेंथम। ये मानते हैं कि न तो राज्य है वो किसी देवीय या देवता के द्वारा बना है या देवी शक्ति से बना है, ना समझौते, या वो ये नहीं मानता कि हमारे पूर्वजों ने कोई समझौता किया होगा जिसके आधार पर राज्य का निर्माण हो, ऐसा भी नहीं मानता। और वो नहीं मानता कि राज्य के कुछ सावयव अंग होते, वो इनको भी नहीं मानता, आंगिक सिद्धांतों को भी नहीं मानता। वो ये मानता है कि जो राज्य है वो व्यक्ति की आवश्यकता के लिए बना है। राज्य का निर्माण, राज्य का निर्माण, राज्य का निर्माण व्यक्ति की आवश्यकता का परिणाम है, आवश्यकता, आवश्यकता का परिणाम है। यानी कोई भी राज्य व्यवस्था बनी है तो वो आवश्यकता के अनुसार बनी। कोई भी व्यवस्था का निर्माण व्यक्ति क्यों करेगा? क्योंकि उसको उसकी आवश्यकता होगी। अब आवश्यकता के आधार पर है वो राज्य का विकास और राज्य का निर्माण हुआ है। व्यक्तियों को आवश्यकता हुई तो उन्होंने जो है बैठकर एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया। ये कोई समझौते के आधार पर, कोई ना कोई देवी आधार पर, ना कोई सावयव आधार पर, यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सीधी सी बात है, जिनको जिनकी आवश्यकता होगी ऐसी व्यवस्था का निर्माण होगा, और उसी का विकास या विकास के फलस्वरूप है वो राज्य का निर्माण हुआ है, राज्य का निर्माण हुआ है। तो आवश्यकता अनुसार अब इन आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य, जिम्मेदारी किसकी है? वो राज्य की है। राज्य नागरिकों के आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, जिससे व्यक्तियों को क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। क्या मिलेगा? सुख। तो राज्य के संबंध में इनके विचार थे, वो थे आवश्यकता के आधार पर राज्य का निर्माण, आवश्यकता के आधार पर राज्य का निर्माण। बात करते हैं सुख मापी, सुख मापी यंत्र। इन्होंने एक यंत्र दिया, यानी सुख को मापने के लिए, क्योंकि इनका जो दर्शन का जो मूल तत्व है वो है सुख, सुख की परिकल्पना। तो सुख मापी एक यंत्र दिया। तो इस सुख मापी यंत्र
ये किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर सुखों को मान रहा था, मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। यानी कितनी मात्रा में जो है व्यवस्था सुख दे सकती है, तो वो प्रत्येक व्यवस्था के अंदर कितनी मात्रा में, यानी कितने सुख है वो व्यक्तियों के लिए हो सकते हैं, या किन किन चीजों से जो व्यक्ति को अधिक सुख मिलता है, उसके आधार पर सुख मापी एक यंत्र की इन्होंने कल्पना की थी कि अधिक सुख, क्योंकि एक पैमाना तय कर दिया था भाई इतने अगर सुख मिलते हैं तो वो व्यवस्था है वो उपयोगितावादी है। क्या है? उपयोगितावादी है। अगला जो दोस्त है इसका विचार है वो है शासन के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? शासन के संदर्भ। देखो दोस्तों, शासन के संदर्भ में जो है जेरेमी बेंथम के विचार बड़े स्पष्ट है। इन्होंने लोकतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन किया है। किसका समर्थन? लोकतंत्रीय व्यवस्था। इन्होंने कहा कि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं संचालित उसमें लोकतंत्र सबसे अच्छी है। लेकिन आगे एक और बात कहते हैं कि जो व्यवस्था नागरिकों के लिए अधिकतम सुखदायी हो वो व्यवस्था अपनाई जा सकती है, भले लोकतंत्र हो या न हो, भले लोकतंत्र हो या नहीं। तो आधार क्या हुआ? पैमाना क्या हुआ? सुख। क्या हुआ? यानी जो सुख देने वाली है, जो नागरिकों के लिए अधिकतम सुख की व्यवस्था करेगी वो व्यवस्था भी अच्छी होगी। कोई जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र ही हो, जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र ही हो। यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिससे नागरिकों का अधिक से अधिक है व्यक्तित्व और उनका जो है सर्वांगीण विकास हो, ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है। तो शासन के संदर्भ में दोस्तों इनके विचार थे। अब बात करते हैं कि कानून के संदर्भ में इनके क्या विचार थे। कानून, दोस्तों ये जेरेमी बेंथम लिखित कानून को अधिक महत्व देता है। लिखित कानून हो, कानून विवेक की उपज है, विवेक की उपज है, और कानून लोगों की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए। यानी लिखित कानून हो तो उन्होंने बात करी थी कि भाई जो है वकीलों की ऐसी श्रृंखला बन जाए और वकीलों का ही काम बन जाए तो आम आदमी को जो है कानून के बारे में जानकारी भी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई जो कानून होने चाहिए वो लिखित होने चाहिए ताकि उनकी व्याख्या करी जा सके, और कानून है वो मानव के विवेक की उपज होते हैं, यानी क्या सही है क्या गलत है उसके आधार पर कानूनों का निर्माण होता है और लोगों की भलाई इसमें छुपी हुई होती है। ठीक है, तो ये थे इसके कानून के संदर्भ में विचार। अब बात करते हैं दोस्तों अपन कि ये जो जेरेमी बेंथम है ये सुधारवादी विचारक थे। तो सुधारवादी विचारक थे तो इसके अंदर कानूनों के अंदर सुधार, कानून जो स्पष्ट होने चाहिए। तो पहला बिंदु इन्होंने बताया कानून में सुधार हो, कानून में सुधार हो, जो बात अभी अपने पीछे वाले पॉइंट में करी थी। दूसरी बात इन्होंने बताई कि न्याय व्यवस्था वह सुलभ हो, क्या हो? सुलभ हो, सस्ती हो, यानी वकीलों का अखाड़ा नहीं बनाना है। तो एक ऐसी व्यवस्था हो जिसके अंदर सस्ती, सरकार प्रयास करे, कौन करे? सरकार, यानी राज्य व्यवस्था करेगा, सरकार प्रयास करेगी सस्ते न्याय के लिए। किसके लिए? सस्ते न्याय के लिए। अधिकतम न्यायालयों की व्यवस्था हो, यह बात करी थी जो है जेरेमी बेंथम ने। अगला जो बिंदु इन्होंने बात बताई सुधार के रूप में वो बताई थी दंड व्यवस्था। दंड व्यवस्था ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था थी दी हुई कि दंड व्यवस्था, यानी सुधारात्मक दंड की बात करी। किसकी? सुधारात्मक दंड, यानी न तो प्रतिशोधात्मक न प्रतिरोधात्मक दंड की बात करी। इन्होंने कहा कि जो दंड व्यवस्था होनी चाहिए वो सुधारात्मक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सुधारात्मक होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक व्यवस्था का भी नाम दिया था, वो थी आपके जो है, उसको आप मान सकते हैं, वो थी पेनोप्टिकन प्रणाली। यानी इन्होंने सुधार के लिए, यानी किसके लिए? वो थे कारागार सुधार, यानी जो अपराधी होता है उस अपराधी को सुधरने का मौका देना चाहिए, उनको जो है सुधारने के लिए। उसके अंदर जो है प्रतिभा भी छिपी होती। कई बार आपको पता, कई बार व्यक्ति अनजाने में कोई अपराध कर बैठता है तो उन व्यक्ति को आगे बढ़ने का पूरा अवसर होना चाहिए। और सुधारात्मक यानी पेनप्टिकन, यानी सुधारात्मक दंड व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों को सुधरने का मौका देना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी इसकी। तो दोस्तों आज अपन बात करी थी जेरेमी बेंथम के बारे में और किस प्रकार से उनके जो वैचारिक आधारों से लगाकर, उनके जीवन परिदृश्य से लगाकर
उन्होंने जो सुधारात्मक विचार दिए थे उनके बारे में हमने अच्छे से चर्चा करी थी। अब अपन आने वाले अगले कक्षा के अंदर अपन बात करेंगे JS मेल के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।